जो हकीकत में हुआ वो ख्वाबों में कहाँ था, जो हकीकत में हुआ वो ख्वाबों में कहाँ था, जो जिंदगी सिखाती रही वो किताबों में कहाँ था। नमस्कार, मैं के.एस. मुरारी द गोल सिविल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मराठा साम्राज्य के प्रशासन के बारे में चर्चा करूंगा। मराठा यानी शिवाजी के नेतृत्व में जो मराठा शक्ति का उदय हुआ है, उस शक्ति का प्रशासन के संदर्भ में चर्चा करूंगा। आज के वीडियो में आप अंत तक बने रहे और वीडियो के अंत में देखने के बाद इसको लाइक करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए, कमेंट करते हुए इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। चलिए तो मराठा प्रशासन की बात करता हूं। मराठा प्रशासन, मराठा प्रशासन में प्रशासक के सर्वोच्च पद पर शिवा खुद विराजमान था। क्या था? शिवा मराठा के सर्वोच्च पद पर था। प्रशासन के सर्वोच्च पद पर शिवा स्वयं विराजमान था। शिवा अपने प्रशासनिक कार्यों में सहायता प्राप्त करने के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह यानी 8 मंत्रियों का एक दल तैयार किया, जिसे अष्टप्रधान कहा गया। यानी अष्टप्रधान, ये अष्टप्रधान और ये अष्टप्रधान जो है 8 मंत्रियों का समूह है जो शिवा के प्रशासनिक कार्यों में सहायता प्रदान करता था। ये शिवा का सलाहकारी बॉडी था, एडवाइजरी बॉडी था। अष्टप्रधान जो 8 मंत्रियों का एक दल था, और ये अष्टप्रधान जो है वह एक सलाहकारी दल था, ना कि बाध्यकारी दल था। अष्टप्रधान एक सलाहकारी दल था, ना कि बाध्यकारी। कहने का आशय है कि इस अष्टप्रधान के मंत्रियों का कार्य केवल सलाह देना था। ऐसा नहीं कि जो मंत्री कह दिया उस मंत्री के बातों को या नियम को मानना शिवा के लिए बाध्य था, नहीं था, बाध्यकारी नहीं था, ना कि बाध्यकारी था। तो अष्टप्रधान में 8 मंत्रियों का समूह है जो शिवा के प्रशासन में सहायता प्रदान करता था। और इस अष्टप्रधान की बात करता हूं तो एक एक करके थोड़ा सा पिक्टोरियल स्टडी। पेशवा, अमात्य, पेशवा, अमात्य जिसको मजूमदार भी कहा जाता है, अमात्य कहे या मजूमदार, सुमंत या दवेर, सुमंत या दवेर, बकिया नवेश, बकिया नवेश, चिटनिस, चिटनिस, पंडितराव, पंडितराव, न्यायाधीश, न्यायाधीश 1 2 3 4 5 6 7 और एक सरे नौबत, सर ए नौबत। सरे नौबत, पेशवा, अमात्य, सुमंत, न्यायाधीश, वकिया नवेश, चिटनीस, पंडितराव और सरे नौबत। ये 8 मंत्रियों का समूह है जिसे अष्टप्रधान कहा जाए। पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में, यानी राज्य का पूरा प्रशासन पेशवा के अधीन हुआ था।
ये इसको कह सकते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होता था जो संपूर्ण राज्य के प्रशासन की देखरेख करता था। अमात्य या मजूमदार जो है, इसका कार्य था वित्त और राजस्व विभाग, यानी वित्त मंत्री कह सकते हैं, वित्त मंत्री, और राजस्व विभाग भी। सुमंत, सुमंत है विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। न्यायाधीश, ये न्याय विभाग का प्रधान होता था, उसे न्यायाधीश, अभी भी ये टर्म चल रहा है, न्याय विभाग का, न्याय विभाग का प्रधान। वक्यानवीस, वक्यानवीस होता गुप्तचर, गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था का जो है प्रधान वक्यानवीस कहा जाता है। और यह मराठा दरबार में जो दैनिक कार्यों की भी देखभाल करता था। चिटनीस, चिटनीस होता है शाही पत्रों के भाषा की जानकारी देने वाला, शाही पत्रों की भाषा शैली का अध्ययन करने वाला। ऑफिशियल लेटर जो आता है, शाही पत्रों के भाषा शैली, भाषा शैली की देखरेख करने वाला। पंडित राव, ये सांस्कृतिक मामलों यानी धार्मिक मामलों के प्रधान, सांस्कृतिक एवं धार्मिक मामलों के, सांस्कृतिक एवं धार्मिक मामलों के प्रधान। धार्मिक मामलों के संदर्भ में पंडित राव एक मंत्री होता था और सरे नौबत या मुख्य सेनापति होता था, सेनापति, सेनापति, सरे नौबत सेनापति। तो पेशवा, अमात्य, सुमंत, न्यायाधीश, वक्यानवीस, चिटनीस, पंडित राव और सरे नौबत, ये अष्टप्रधान में 8 मंत्रियों का समूह है जो मराठा साम्राज्य में जो शासक होता था, राजा होता था, उसका ये सहायक होता था, जो प्रशासन में कार्यों को सहायता देता था। इसमें न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर सभी युद्ध में भाग लेते थे। मराठा प्रशासन में जो अष्टप्रधान है, इसमें न्यायाधीश एवं पंडित राव को छोड़कर सभी युद्ध में भाग लेते थे। युद्ध के दौरान राजा के साथ शामिल होते, सभी युद्ध में शामिल होते। अमात्य भी, पेशवा भी, सुमंत भी, वक्यानवीस भी, चिटनीस भी और सर नौबत भी शामिल होता था। एक न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर सभी युद्ध में शामिल होता था। तो ये अष्टप्रधान अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, अष्टप्रधान क्या है, तो स्पष्ट रूप से बता दीजिएगा कि अष्टप्रधान शिवाजी के समय में प्रशासन में, प्रशासनिक कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रियों का दल था, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता है। इसके अलावे सेना का जो वेतन होता था वह नकद दिया जाता था, सेना का वेतन नकद दिया जाता था। सेना का वेतन नकद दिया जाता था। सेना का वेतन नकद दिया जाता था। मराठा साम्राज्य में, मराठा साम्राज्य में पैदल सेना
पैदल नियमित सेना को पागा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पागा कहा जाता था। पागा कहा जाता था। पागा। जबकि युद्ध के दौरान ये तो लूटने के काम में आता था, है ना, पैदल सेना में। और युद्ध घुड़सवार सेना मराठा साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो आइए हम लोग घुड़सवार सेना की भी बात कर लेते हैं। घुड़सवार सेना घुड़सवार सेना घुड़सवार सेना दो प्रकार के होते थे। घुड़सवार सेना दो प्रकार के होते थे। एक स्वतंत्र होता था और दूसरा शासक के अधीन होता था। यानी एक बरगीर और दूसरा सिलहदार। सिलहदार, बरगीर और सिलहदार होता था। बरगीर वैसे घुड़सवार सैनिक होते थे जिसे राज्य की ओर से घोड़ा एवं अन्य सैन्य साजो सामान उपलब्ध कराया जाता था, बरगीर कहलाता था। वैसे घुड़सवार जिसे राज्य की ओर से घोड़ा एवं अन्य शस्त्र या साजो सामान उपलब्ध करवाया जाता है। घोड़ा एवं अन्य साजो सामान जो युद्ध के उपकरण होते हैं उपलब्ध कराए जाते हैं, वो बरगीर कहलाते हैं। और स्वतंत्र जो घुड़सवार सैनिक होता था वह सिलहदार कहलाता था। स्वतंत्र घुड़सवार सैनिक सिलहदार कहलाता था। और ये अपने से स्वयं अपना घोड़ा और साजो सामान उपलब्ध करवाता था। घोड़ा एवं अन्य साजो सामान स्वयं उपलब्ध करता था। वो सिलहदार कहलाता था। तो इस तरह से घुड़सवार सेना दो प्रकार के, एक बरगीर और एक सिलहदार होता था। थोड़ा सा घुड़सवार सेना की संरचना पर बात कर लेते हैं। घुड़सवार सेना की संरचना। घुड़सवार सेना की संरचना देते हैं। 25 घुड़सवार पर एक हवलदार नियुक्त होता था। 25 घुड़सवार पर एक हवलदार होता था। एक हवलदार। और 5 हवलदार पर एक जुमलादार होता था। 5 हवलदार पर एक जुमलादार होता था। और 10 जुमलादार पर एक हजारी होता था। 10 जुमलादार पर एक हजारी होता था। और 5 हजारी पर एक पंच हजारी होता था। 5 हजारी पर एक पंच हजारी होता था। एक पंच हजारी होता था। तो इस तरह से ये मराठा सेना में घुड़सवार सेना की संरचना थी। पंच हजारी होता है। सेना में सर्वोच्च कमांडर जो है वो सरे नौबत होता था सेनापति, और सेनापति के अधीन ये होता था।
और सर्वोच्च कमांडर जो होता था पूरे मराठा साम्राज्य, वो शासक यानी शिवा होता था। ये पंच हजारी होता था। मराठा साम्राज्य में जब प्रशासन की बात करते हैं तो भू राजस्व प्रशासन की बात जब हम लोग करते हैं तो मराठा साम्राज्य में भू प्रशासन अहमदनगर के मलिक अंबर से प्रेरित जो भू राजस्व प्रणाली है उसी को शिवा ने स्वीकार किया है। उसी के आधार पर शिवा ने मराठा साम्राज्य में भू प्रशासन नीति को लागू किया है। मराठा साम्राज्य में अहमदनगर के यानी मराठा का भू राजस्व प्रशासन है। अहमदनगर दक्कन में था। अहमदनगर के शासक मलिक अंबर से प्रेरित होकर शिवा ने मराठा में भू राजस्व प्रणाली लागू किया। मराठा प्रशासन में भू राजस्व प्रणाली लागू किया। शिवा ने 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्तों से व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया और इस भूमि सर्वेक्षण के उपरांत शिवा ने भू राजस्व की दरें 33% से बढ़ाकर 40% कर दिया। भू राजस्व की दरें 33% से बढ़ाकर 40% कर दिया। इसके अलावे शिवा ने राजस्व वसूली में जो मध्यस्थ हुआ करता था जमींदार, उसकी भूमिका को समाप्त कर दिया और रैयत सीधे मराठा कोष में अपना राजस्व जमा करता था। इस प्रकार से जो मध्यस्थ जमींदार होता था उसकी भूमिका को समाप्त करते हुए सीधे रैयतवारी व्यवस्था मराठा में शिवा ने लागू किया, है ना। तो शिवा ने राजस्व वसूली के लिए मध्यस्थों की भूमिका को समाप्त कर कर दिया और रैयत सीधे अपना राजस्व राजकोष में जमा करता था, यानी रैयतवारी व्यवस्था लागू किया गया। रैयतवारी व्यवस्था मराठा साम्राज्य में लागू किया गया। बीच में मध्यस्थ जो होता था जमींदार, उसकी भूमिका समाप्त कर दिया। पहले क्या था कि मान लिया जाए कि रैयत है यानी किसान था, किसान जो है सो जमींदार को कर देता था और जमींदार जो है सो कोष में जमा करता था। अब क्या हुआ, राजकोष में जमा, अब क्या हुआ, इस जमींदार की भूमिका को समाप्त कर दिया और सीधे रैयत राजकोष में जमा करता है। इस व्यवस्था को रैयतवारी व्यवस्था कहते हैं और रैयतवारी व्यवस्था के तहत मराठा भू राजस्व प्रणाली प्रारंभ हुआ था। भूमि की पैमाइश किया गया और भूमि के पैमाइश के आधार पर शिवा ने इन सारे नियमों को लागू किया।
भूमि की माप के लिए, भूमि की माप के लिए एक इकाई तैयार किया गया, एक इकाई तैयार किया गया। रस्सी के स्थान पर, रस्सी के स्थान पर काठी का प्रयोग भूमि को मापने में किया जाता था। काठी का प्रयोग भूमि मापने में किया जाता था। काठी का प्रयोग किया जाता था, जिसे जरीब भी कहा जाता था, यानी जरीब, जरीब भी कहा जाता है। और भूमि की सबसे बड़ी इकाई चावर होती थी। भूमि की सबसे बड़ी इकाई, भूमि की सबसे बड़ी इकाई चावर होती थी। चावर, चावर होती थी। एक काठी, काठी यानी कि जिसको आजकल कट्ठा के रूप में भी जाना जाता है उत्तर भारत में, उत्तर बिहार में या कहीं, तो एक काठी, जानते, एक काठी बराबर, एक काठी बराबर 1 बीघा, सॉरी 20 काठी बराबर 1 बीघा और 120 बीघा बराबर 1 चावर होता था। 1 चावर होता था। तो ये चावर मराठा साम्राज्य में भूमि की सबसे बड़ी इकाई होती थी। कर प्रणाली की जब बात करते हैं, भू राजस्व के अलावे जो कर प्रणाली थी, वह 2 प्रकार का कर प्रणाली मराठा साम्राज्य में वसूलने की प्रथा थी। कर प्रणाली, एक सरदेशमुखी और दूसरा चौथ। सरदेशमुखी और दूसरा चौथ। सरदेशमुखी आय का हिस्सा होता था, आय का हिस्सा, और चौथ उपज का हिस्सा होता था। चौथ उपज का हिस्सा होता है। ये सरदेशमुखी 1/10 लिया जाता था, 1/10, और चौथ 1/4 लिया जाता था। तो यह जो सिस्टम था, सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार, जो मराठवाड़ा में जो मराठा का प्रधान होता था उसको सरदेशमुख कहा जाता है, और सरदेशमुख उस क्षेत्रों से जो आय के रूप में जो हिस्सा वसूलता था वह कर सरदेशमुखी कहलाता था। सरदेशमुखी, सरदेशमुखी यानी दक्कन के प्रधान को सरदेशमुख कहा जाता था। सरदेशमुख कहा जाता था, और वह प्रधान के रूप में वहां के लोगों से आय के रूप में जो हिस्सा वसूलता था वह हिस्सा सरदेशमुखी कहलाता था। चौथ जो होता है, चौथ वसूला जाता था वैसे लोगों से जिस पर मराठा आक्रमण का डर रहता था, और मराठा आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए वहां के लोगों से चौथ वसूला जाता था, जो अक्सर मुगल वसूला करता था। और इसी चौथ के कारण अक्सर मुगल और शिवा यानी मराठा के बीच संघर्ष हुआ करता था। ये 2
कर प्रणाली रहता था, यानी मराठों के आक्रमण से बचने के लिए उन क्षेत्रों के लोगों से वसूला जाता था, उन क्षेत्रों के लोगों से वसूला जाता था। और ये चौथ मुगलई का क्षेत्र होता था। मुगलई क्षेत्र जो होता था मुगल के अधीन होता था, लेकिन इस क्षेत्रों पर मराठा अपना पुश्तैनी अधिकार समझता था। इस कारण से वह संघर्ष होता था और मराठा आक्रमण से बचने के लिए चौथ की वसूली की जाती थी। और ये सरदेशमुख जो मराठा खुद वहां प्रधान होता था। और ये चौथ यानी ये क्षेत्र जो होता था वो स्वराज कहलाता था। पूरा मराठवाड़ा दो भागों में बटा हुआ था, एक स्वराज और दूसरा मुगलई। स्वराज पर दक्कन के लोगों का नियंत्रण था, दक्कन के नेताओं का, और मुगलई पर मुगलों का यह मुगलों के अधीन था, मुगलों के अधीन था। और वह उस क्षेत्र पर मराठा अपना पुश्तैनी अधिकार समझता था। उसी के लिए मराठा आक्रमण बार बार उस क्षेत्र में होता था और उस क्षेत्र में लोग जो रहते थे उस क्षेत्र के लोगों से मराठा आक्रमण से बचाने के लिए मुगल चौथ वसूलता था। तो इस प्रकार यह मराठा साम्राज्य का जो प्रशासन है उसमें भूराजस्व प्रशासन, कर प्रणाली और सामान्य प्रशासन के लिए हम लोग अष्टप्रधान की चर्चा किए हैं। तो इस प्रकार से हाँ, एक बात और कर देता हूं कि मराठा साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था, जिसको सूबा कहा जाता था। सूबा कहा जाता है। प्रांत जो है परगना और तालुक में विभाजित था। तालुक में परगना भी तरफ और मौजे में विभाजित था। तरफ और मौजे में विभाजित था। तालुक जो गांव के स्तर पर होता था और गांव में जो प्रधान होता था उसको देश पांडे या फिर पांडे कहा जाता था। देश पांडे कहा जाता था। तो इस तरह से मराठा प्रशासन, हाँ, तरफ के प्रमुख को कारकुन कहा जाता था और सूबा के प्रधान को सूबेदार कहा जाता था। तो इस प्रकार से मराठा प्रशासन आप लोग देख लिए हैं और मैं समझता हूं मराठा प्रशासन समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक करते, कमेंट कर, सब्सक्राइब करते हुए लिंक को शेयर करें। थैंक यू।